नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बिहार स्पेशल की टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास लेकर गया हूं और आज के इस क्लास में हम देखेंगे कि बिहार में बौद्ध एवं जैन धर्म कब इसकी शुरुआत होती है और कब बौद्ध धर्म जैन धर्म यहाँ पे खत्म होता है, कितनी संगीतियाँ होती हैं बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में, इन सभी के बारे में कंप्लीट हम लोग पढ़ने वाले हैं और आज से आपका बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों कंप्लीट हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहले हम देखेंगे बिहार में जन्मे जैन तीर्थंकर की बात करेंगे। जो बिहार में जन्मे जैन तीर्थंकर हैं इनकी बात करेंगे तो 10वें तीर्थंकर थे आपके शीतलनाथ, 12वें तीर्थंकर थे वसुपूज्य। इनकी जन्मभूमि की बात करेंगे तो इनकी जन्मभूमि थी चंपापुरी और ये भागलपुर के निकट स्थित है चंपापुरी। और ये कहाँ पे जन्मे? भागलपुर, बिहार में। 19वें तीर्थंकर की बात करें तो मल्लीनाथ थे जिनकी जन्मभूमि थी मिथिला। ये हम बिहार में जितने भी बिहार में जितने भी जैन तीर्थंकर हुए हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें 20वें तीर्थंकर की बात करेंगे तो ये थे सुब्रत नाथ और इनकी जन्मभूमि है राजगृह, जो वैशाली के निकट है राजगृह। इसी को राजगीर भी कहते हैं, इसी को राजगीर के नाम से भी जाना जाता है राजगृह को। 21वें तीर्थंकर की बात करेंगे तो वो थे नमीनाथ। 21वें तीर्थंकर थे नमीनाथ और इनकी जन्मभूमि थी मिथिला। अब हम बात करेंगे महावीर और बिहार ये कौन से तीर्थ नंबर के थे? 24वें तीर्थंकर थे महावीर और बिहार के बारे में बात करेंगे तो इनका जन्म हुआ था वैशाली में वसाड़ मुजफ्फरपुर में महावीर का जन्म हुआ था, याद रखिएगा। और इनको कैवल्य प्राप्ति, कैवल्य बोले तो कैवल्य मतलब होता है ज्ञान, कैवल्य का मतलब होता है ज्ञान और ज्ञान की प्राप्ति इन्हें हुई थी ऋजुपालिका नदी के तट पर जिरंभिक ग्राम में और साल वृक्ष के नीचे। अर्थात ऋजुपालिका के नदी के तट पर एक गांव था जिसका नाम था जिरंभिक ग्राम और वह साल वृक्ष के नीचे इनके ज्ञान की प्राप्ति होती है। प्रथम उपदेश की बात करेंगे कि जो महावीर स्वामी थे इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था? तो इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था राजगृह में बराबर नदी के तट पर विपुलाचल पहाड़ी पे इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। प्रथम वर्षावास की बात करेंगे तो प्रथम वर्षावास ये अस्तिका ग्राम में हुआ था। प्रथम वर्षावास अस्तिका ग्राम में हुआ। निर्वाण की बात करेंगे तो इसका निर्वाण हुआ था पावापुरी राजगृह के समीप इसका निर्वाण हुआ। अब हम बात करेंगे परीक्षा की दृष्टि से पूछे जाने वाले प्रश्न कि कौन कौन से परीक्षा की दृष्टि से पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, एक बार ध्यान से देख लीजिए। परीक्षा दृष्टि में सबसे पहला है बिहार में निर्वाण प्राप्त करने वाले तीर्थंकरों की संख्या कितनी है? तो इसमें 2, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। 2 तीर्थंकर थे जिन्होंने बिहार में निर्वाण प्राप्त किया। पहले थे महावीर जिन्होंने पावापुरी में निर्वाण प्राप्त किया, निर्वाण मतलब होता है मुक्ति प्राप्त करना। और वसुपूज्य की बात करेंगे तो इन्होंने चंपा जो शम्मेद शिखर झारखंड पर निर्वाण प्राप्त करने वाले तीर्थंकर दूसरे थे आपके वसुपूज्य, इन्होंने चंपा में निर्वाण प्राप्त किया और महावीर जो थे ये पावापुरी में निर्वाण प्राप्त किया था। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे शम्मेद शिखर अर्थात झारखंड पर निर्वाण प्राप्त करने वाले तीर्थंकरों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे 20 तीर्थंकरों ने निर्वाण प्राप्त किया था। और टोटल कितने तीर्थंकर थे जैन धर्म में? टोटल 24 तीर्थंकर थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जैन संगीतियां। अब यहाँ पे हम देखेंगे जैन संगीतियां क्या होती हैं, जैन संगीतियां और कितनी जैन संगीतियां हुई इनके बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पे जैन संगीतियों के बारे में बात करेंगे तो 2 जैन संगीतियां हुई हैं, ठीक है। प्रथम जैन संगीति और द्वितीय जैन संगीति। प्रथम जैन संगीति की बात करेंगे सबसे पहले तो प्रथम जैन संगीति का स्थान की बात करेंगे। स्थान तो प्रथम जैन संगीति का जो स्थान था वो पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति होती है और इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। यहाँ पे देख सकते हैं स्थूलभद्र प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष रहे। ये कब होती है? 310 ईसा पूर्व। 310 ईसा पूर्व में प्रथम जैन संगीति होती है। नेक्स्ट बात करेंगे परिणाम। इसके परिणाम क्या हुए? तो लुप्त ग्रंथों का संकलन श्वेतांबर व दिगंबर में विभाजन होता है प्रथम जैन संगीति के अंतर्गत। अब हम बात करेंगे द्वितीय जैन संगीति। द्वितीय जैन संगीति की बात करेंगे तो द्वितीय जैन संगीति है आपकी, इसका स्थान है वल्लभी गुजरात। द्वितीय जैन संगीति का स्थान है वल्लभी गुजरात में होती है और इसके अध्यक्ष थे देवर्धि क्षमा श्रमण। ये द्वितीय बौद्ध संगीति के
अध्यक्ष थे। ये कब होती है? 512 ईस्वी में। 512 ईस्वी में ये होती है द्वितीय बौद्ध संगीति। इसका परिणाम क्या होता है? इसका जो परिणाम था ग्रंथों का संकलन। इसका परिणाम था कि इसमें जो है ग्रंथों का संकलन किया गया था। अगला हम बात करेंगे बौद्ध संगीति। बौद्ध संगीति की बात करते हैं कि बौद्ध संगीतियां कौन कौन सी थी। तो 4 बौद्ध संगीतियां हुई। आप सभी जानते हैं 4 बौद्ध संगीतियां होती हैं, ठीक है। और 4 बौद्ध संगीतियां अलग अलग टाइम पे होती हैं। चारों का यहाँ पे आपको काल मतलब टाइम पीरियड दिखाते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति, ये प्रथम संगीति या प्रथम बौद्ध संगीति आप बोलेंगे। और प्रथम बौद्ध संगीति कब होती है? 483 ईसा पूर्व, यानी कि 483 बीसी या 483 ईसा पूर्व प्रथम जैन संगीति होती है। इसकी बात करेंगे अध्यक्ष। अध्यक्ष कौन थे इसके? तो इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। महाकश्यप प्रथम बौद्ध जो संगीति हुई थी इसके अध्यक्ष थे। और ये किसके शासन काल में आयोजित की गई? अजातशत्रु। अजातशत्रु ये बिंबिसार के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? बिंबिसार के पुत्र थे अजातशत्रु। और इन्हीं के शासन काल में अजातशत्रु ने 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया। स्थान क्या था इसका? स्थान की बात करेंगे राजगृह सप्तपर्णी गुफा। राजगृह सप्तपर्णी गुफा में प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया गया। और इसका प्रमुख कार्य था सुत्त पिटक एवं विनय पिटक का संकलन। प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान जो है सुत्त पिटक एवं विनय पिटक दोनों का संकलन किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगीति। द्वितीय बौद्ध संगीति की बात करेंगे। द्वितीय बौद्ध संगीति ये होती है आपकी 383 वर्ष 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगीति होती है, ठीक है। और इसका स्थान रहा वैशाली। वैशाली में जो है इसका स्थान रहा। अध्यक्ष की बात करेंगे तो इसके अध्यक्ष थे सुब्बुकामी। सुब्बुकामी इसके अध्यक्ष रहे। और शासक की बात करेंगे तो इसके शासक थे कालाशोक। द्वितीय बौद्ध संगीति के जो शासक थे इनका नाम था कालाशोक। और ये प्रथम बौद्ध संगीति के जस्ट 100 वर्ष बाद हुई। तो आपको ज्यादा याद नहीं रखना है, पहली वाली जरूर याद रखिएगा 483 ईसा पूर्व। और जस्ट उसके 100 साल बाद होती है 383 ईसा पूर्व में। जिसका करवाने वाले कौन थे? कालाशोक। ये कालाशोक के शासनकाल में होती है। प्रमुख कार्य की बात करेंगे तो प्रमुख कार्य था इसका स्थाविर और महासंघिक में विभाजन। इसका प्रमुख कार्य परिणाम था स्थाविर एवं महासंघिक में विभाजन। और ये राज्य जीएस दृष्टि बिहार, जीएस दृष्टि जो बिहार की है इससे करवाया जा रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ पे मैटर बहुत अच्छा है। तृतीय बौद्ध संगीति की हम बात कर लेते हैं एक बार कि तृतीय बौद्ध संगीति कब होती है। तृतीय बौद्ध संगीति ये होती है 247 ईसा पूर्व। 247 ईसा पूर्व होती है। इसका स्थान की बात करेंगे तो इसका स्थान था पाटलिपुत्र। इसका स्थान था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में आपकी तृतीय बौद्ध संगीति होती है। अध्यक्ष की बात करेंगे तो अध्यक्ष थे इसके मोगलीपुत्र तिस्से। मोगलीपुत्र तिस्से इसके अध्यक्ष थे। और इस समय शासक थे महान सम्राट अशोक। सम्राट अशोक इस समय शासक थे, याद रखेंगे। तृतीय बौद्ध संगीति के समय सम्राट अशोक शासक थे। प्रमुख कार्य क्या हुए इसमें? तो इसमें अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया। इसमें जो है अभिधम्म पिटक जो था उसका संकलन किया गया था। अगला प्रश्न चतुर्थ बौद्ध संगीति है। चतुर्थ संगीति की बात करेंगे तो चतुर्थ संगीति है आपकी यह आयोजित हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। कुंडलवन कश्मीर में यह आयोजित हुई पहली शताब्दी ईस्वी में इसको आयोजित किया गया। और कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। प्रमुख कार्य क्या रहे? हीनयान एवं महायान में विभाजन हो गया। और इसके अध्यक्ष की बात करेंगे तो इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। और अश्वघोष की एक प्रसिद्ध पुस्तक है बुद्ध चरितम। इन्होंने बुद्ध चरितम नामक एक पुस्तक लिखी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है बिहार स्थित बौद्ध महाविहार। बौद्ध महाविहार याद रखेंगे कुम्हरार महाविहार। मतलब 2 प्रकार के यहाँ पे महाविहार देखने को मिलेंगे। तो ये पहला है कुम्हरार महाविहार। तो यह आपका इसके अवस्थिति की बात करेंगे तो यह पटना में स्थित है। कुम्हरार महाविहार पटना में स्थित है। और तिलधक महाविहार की बात करेंगे तो यह आपकी इसकी अवस्थिति है नालंदा के समीप तिल्लास गांव में। नालंदा के समीप तिल्लास गांव में तिलधक महाविहार स्थापित है। अब हम बात करेंगे जगदल महाविहार। देख लीजिए जगदल महाविहार, यह आपका
जो है जगदल महाविहार की बात करेंगे तो इसकी अवस्थिति की बात करेंगे, गंगा एवं तोया नदी के संगम पर जगदल गांव बांग्लादेश में स्थित है। और संस्थापक की बात करेंगे, पालवंशीय शासक रामपाल थे, याद रखिएगा। जो जगदल महाविहार है इस समय जो है संस्थापक कौन थे इसके, पालवंशीय शासक जो है आपके रामपाल थे, इन्होंने इसकी स्थापना की। लौरिया नंदनगढ़ महाविहार की बात कर लेते हैं एक बार। तो इसकी स्थिति है आपके वर्तमान बेतिया जिले में है लौरिया नंदनगढ़, ठीक है। और लौरिया नंदनगढ़ की बात करें तो ये यहाँ से टकसाल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। टकसाल मतलब होता है सिक्के, सोने के सिक्के या जितने भी सिक्के होते हैं जहाँ पे इसकी ढलाई होती है उन्हें टकसाल बोलते हैं। तो यहाँ पे टकसाल के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। अब हम बात करेंगे अवस्थिति में हाजीपुर के निकट चेयर ग्राम। नेक्स्ट है आपका श्वेत महाविहार और फिर है विशाल स्तूप। नेक्स्ट है अब आपका बिहार स्थित प्राचीन विश्वविद्यालय। बिहार में जितने भी प्राचीन विश्वविद्यालय थे उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो इसके संस्थापक थे कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। और इसमें 3 पुस्तकालय थे, रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्न रंजन। 3 पुस्तकालय थे, याद रखेंगे इनके नाम, रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्नोदिध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुलपति की बात करेंगे तो यहाँ पे सीलभद्र कुलपति यहाँ के थे, सीलभद्र, और ये हुएनसांग के समय थे। हुएनसांग के समय सीलभद्र यहाँ के शासक थे। सीलभद्र से पूर्व यहाँ के कुलपति कौन थे, तो सीलभद्र से पूर्व की बात करेंगे तो वहां पे धर्मपाल इसके कुलपति थे। फिर इसके बाद बने राहुल मित्र, इत्सिंग के समय राहुल मित्र थे, और राहुल श्रीभद्र ये अंतिम कुलपति रहे। तो याद रखिए नालंदा विश्वविद्यालय के अंतिम कुलपति के रूप में कौन रहा, इनका नाम था राहुल श्रीभद्र। उदंतपुरी या कहीं कहीं पे ओदंतपुरी भी लिखा रहता है, याद रखेंगे उदंतपुरी भी या ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई, याद रखिएगा। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय जो था इसकी स्थापना गोपाल के द्वारा की गई थी, याद रखेंगे। इसकी अवस्थिति के बारे में बात करें तो ओदंतपुरी जो है ये आपका वर्तमान बिहार शरीफ में स्थित है ओदंतपुरी, और यह तंत्र विद्या का केंद्र है ओदंतपुरी विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात करें तो यह कोसी एवं गंगा नदी के संगम पर स्थित है। कोसी एवं गंगा नदी के संगम पर स्थित है, और इसके संस्थापक थे आपके धर्मपाल, याद रखेंगे। जो संस्थापक रहे धर्मपाल, इन्होंने यह विक्रमशील की उपाधि धारण की, याद रखेंगे विक्रमशील की उपाधि इन्होंने धारण की। वज्रयान संप्रदाय का प्रमुख केंद्र रहा है ये। वज्रयान संप्रदाय जो था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो था, ये वज्रयान संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था। और प्रमुख विद्वान की बात करेंगे तो प्रमुख विद्वान थे दीपंकर, श्री ज्ञान अतीश, वज्रवन, रचित एवं अभयंकर, गुप्त आदि, ये सभी प्रमुख विद्वान थे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मध्यकालीन बिहार। अब यहाँ से आप देखेंगे मध्यकालीन बिहार, ठीक है। आप मध्यकालीन बिहार देख सकते हैं, और मध्यकालीन बिहार में हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले बख्तियार खिलजी का आक्रमण, और इसके बाद पढ़ेंगे सल्तनत कालीन बिहार। लेकिन सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं बख्तियार खिलजी का आक्रमण। कैसे हुआ बिहार पर बख्तियार खिलजी का आक्रमण? 12वीं सदी के अंत में आक्रमण किया गया बख्तियार खिलजी के द्वारा, और नालंदा विश्वविद्यालय एवं ओदंतपुरी विश्वविद्यालयों को नष्ट किया गया। बख्तियार खिलजी के आक्रमण की अगर बात करेंगे कि हमें स्रोत कहाँ से प्राप्त होते हैं, इसको जानने के स्रोत हैं तबकात नासरी और रियाज उस सलातीन। ये 2 प्रमुख स्रोत हैं जहां से हमें बख्तियार खिलजी के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। और इनकी मृत्यु कब होती है? अली मर्दान नामक सैनिक अधिकारी द्वारा हत्या कर दी जाती है बख्तियार खिलजी की। समकालीन बिहारी शासक, उस समय समकालीन बिहारी शासक कौन कौन थे? गोविंदपाल मगध के शासक थे। इंद्रधुम्न मुंगेर के थे। उत्तर बिहार का कर्नाट वंशीय नरसिंह देव एवं इससे नजराना पेश किया, मतलब इसने नजराना बाद में पेश किया था। चेरो वंश की बात करते हैं तो चेरो वंश का जो उदय है ये कब हुआ? तो ये पाल वंश के पतन के बाद, चेरो राजवंश का उदय पाल वंश के पतन के पश्चात होता है। और चेरो राज्य के 4 भाग थे। बिहिया तिरावन जिसे भोजपुर कहते हैं, चैनपुर, देव और मरकंडे, ये जो है चेरो राजवंश के 4 प्रमुख राजभाग थे, याद रखिएगा। और क्षेत्र की बात करेंगे तो यह शाहाबाद, पलामू, चंपारण, सारण और मुजफ्फरपुर।
शाहबाद, पलामू, चंपारण, सारण और मुजफ्फरपुर इस क्षेत्र में ये फैला हुआ था। महानतम शासक की बात करेंगे चेरो राजवंश के, तो महानतम शासक थे मेदिनी राय जो पलामू से थे, याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे नूहानी राजवंश। नूहानी राजवंश की बात कर लेते हैं। नूरानी राजवंश के संस्थापक थे दरिया खान नूहानी और यह सिकंदर लोधी का प्रशासक भी रहे, याद रखिएगा। और प्रथम स्वतंत्र शासक की बात करेंगे तो वह थे आपके बहार खान नूहानी। बहार खान नूहानी जो थे ये प्रथम स्वतंत्र शासक थे। अगला हम बात करेंगे शेर शाह सूरी द्वारा अंत। इनका जो अंत है ये किसके द्वारा होता है? शेर शाह सूरी। सल्तनत कालीन बिहार। अब हम बात करेंगे सल्तनत कालीन बिहार, मतलब दिल्ली सल्तनत के समय बिहार के शासक कौन थे या क्या क्या वहां पे हुआ उसके बारे में जानकारी लेते हैं। इल्तुतमिश। सल्तनत कालीन बिहार में इल्तुतमिश को क्या माना जाता है? वास्तविक संस्थापक। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक अगर कोई है तो वो है इल्तुतमिश। अब हम बात करते हैं तो इल्तुतमिश की बात करेंगे। ये 1225 ईस्वी में बिहार पर आक्रमण करते हैं। जो इल्तुतमिश थे, इल्तुतमिश ने 1225 ईस्वी में आक्रमण किया और बिहार शरीफ, बाढ़ व लखनौती पर अधिकार भी कर लिया था। इल्तुतमिश के पुत्र का नाम था नसीरुद्दीन और ये महमूद द्वारा लखनौती के हिशामुद्दीन विजय पर विजय प्राप्त किया था। नेक्स्ट है प्रथम सूबेदार। इल्तुतमिश का जो प्रथम सूबेदार नियुक्त हुआ वो था मलिक अलाउद्दीन जानी। मलिक अलाउद्दीन जानी इसका प्रथम सूबेदार था। अब हम बात करेंगे बलबन की। बलबन की बात करते हैं। तुगारिल खां के विद्रोह को दबाने हेतु बिहार आया था बलबन खां। बलबन का द्वारा ही जो है तारगिल का खां का युद्ध हुआ था और तारगिल खां के विद्रोह को दबाने हेतु बिहार आया। और बलबन के बारे में बात करें तो बिहार एवं बंगाल का पृथक्करण राज्य नेक्स्ट पॉइंट है आपका खिलजी वंश। अब आता है आपका खिलजी वंश। बंगाल के शासक रुकनुद्दीन कैकाउस का आधिपत्य हो गया था। बंगाल के शासक रुकनुद्दीन कैकाउस का आधिपत्य हो गया और यहाँ पे दरभंगा के राजा शक्र सिंह द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति शेख मोहम्मद इस्माइल पर विजय प्राप्त की गई। अब हम बात करेंगे तुगलक वंश। तुगलक वंश खिलजी वंश हो गया आपका। अब हम बात करते हैं तुगलक वंश की। तो तुगलक वंश के संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक और इन्होंने कहा कि तिरहुत में टकसाल की उपासना है। नेक्स्ट है आपका फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक की बात करेंगे तो ये जामा मस्जिद दरभंगा का निर्माण किया इन्होंने और तिरहुत में वैरनार वंश का फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही तिरहुत में वैरनार वंश की स्थापना होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मुगल कालीन बिहार। अब हम बात करेंगे मुगल कालीन बिहार में क्या क्या हुआ था। तो प्रथम मुगल सूबेदार की बात करेंगे, ये थे आपके खाने खाना मुनीम। ये प्रथम मुगल सूबेदार थे। अकबर की बात करेंगे तो हाजीपुर दुर्ग पर विजय प्राप्त किया था 1574 ईस्वी में अकबर ने। मिथिला विजय किया था इसने 1575 ईस्वी में और बिहार को मुगल सूबा घोषित किया गया 1580 ईस्वी में। तो ये पॉइंट सारे आपको याद रखना है। ये मुगल कालीन बिहार में जो भी कार्य हुए हैं उन सभी का वर्णन है। जहांगीर की बात करेंगे तो जहांगीर जो है शहजादा खुर्रम का विद्रोह किया। जहांगीर जो है ये शहजादा खुर्रम का विद्रोह यहाँ पे करता है। फर्रुख शेर की बात करेंगे तो फर्रुख शेर जो है अजीमाबाद पटना में राज्याभिषेक हुआ था फर्रुख शेर का। अगला हम बात करेंगे बिहार के प्रमुख मुगल सूबेदार। बिहार के प्रमुख मुगल सूबेदार कौन कौन थे? पहले थे अकबर के काल में जो है शुजात खां और मिर्जा अजीब कोका। शुजात खां और मिर्जा अजीब कोका ये अकबर के काल में प्रमुख मुगल सूबेदार थे बिहार में। और बिहार के प्रमुख मुगल सूबेदार में जहांगीर के काल में थे अफजल खां और शहजादा परवेज। अफजल खां और शहजादा परवेज ये जहांगीर के शासनकाल में बिहार के प्रमुख मुगल सूबेदार थे। अब हम बात करेंगे शाहजहां काल। तो शाहजहां काल में खाने आलम और शाइस्ता खां ये दोनों बिहार के सूबेदार नियुक्त किए गए थे। और औरंगजेब के काल में शहजादा अजीम को यहाँ पे सूबेदार नियुक्त किया गया था मुगल सूबेदार में। अब हम बात करेंगे शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी की बात करें तो इसके बचपन का नाम था फरीद खां। फरीद खां इसके बचपन का नाम था शेरशाह सूरी के। पिता की बात करेंगे तो पिता का नाम था हसन खां जो सासाराम का जागीरदार था। सासाराम के जागीरदार थे इनके पिता हसन खां। उपाधियों की बात करेंगे तो शेरशाह ने शेर खां हजरत आला की उपाधि धारण की। दो उपाधियां बहुत फेमस है, शेर खां और हजरत आला। इनकी बात करेंगे तो इनका जो प्रमुख युद्ध था वो था चौसा का युद्ध। 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य होता है। बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में होता है। और मकबरा इसका कहाँ है? मकबरा है शेरशाह सूरी का मकबरा है सासाराम बिहार। सासाराम बिहार में इनका मकबरा भी बना हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है
बिहार के मध्यकालीन अभिलेख कौन कौन से हैं? ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार देख लीजिए। बिहार के मध्यकालीन अभिलेखों में आते हैं आपके बुद्ध सेन का बोध गया अभिलेख, बुद्ध सेन का बोध गया अभिलेख, बिहार शरीफ अभिलेख, ये सभी बिहार में स्थित हैं। संग्राम गुप्त का पंचोब ताम्रपत्र अभिलेख, फिर आपका फिरोज तुगलक का राजगीर जैन अभिलेख, शेर शाह का भभुआ अभिलेख, बल्लाल सेन का मांस मनोखर अभिलेख और मोहम्मद बिन तुगलक का बेनीबन अभिलेख। ये प्रमुख बिहार में स्थित हैं, बिहार के मध्यकालीन में जो है अभिलेख बनाए गए थे। अब हम बात करेंगे यूरोपियों का बिहार पर आगमन। जो यूरोपीय थे इनका बिहार में आगमन कैसे हुआ? तो सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं। पुर्तगालियों की बात करेंगे तो ये पुर्तगाली सर्वप्रथम पुर्तगालियों का आगमन होता है और इनके व्यापारिक केंद्र कौन कौन सा था? हुगली बंगाल। हुगली बंगाल में इनका प्रमुख व्यापारिक केंद्र रहा और यहाँ से सोरा का व्यापार होता था। ये लोग सोरा का व्यापार करते थे। डच की बात करेंगे तो डच ने जो है प्रथम फैक्ट्री पटना 1632 ईस्वी में लगाते हैं और डचों के द्वारा जो है सूती वस्त्र, अफीम व नील का निर्यात किया जाता था। जो प्रथम फैक्ट्री थी वहां पे पटना में 1632 में स्थापित हुई, उसमें उसके द्वारा जो है ये लोग सूती वस्त्र बनाते थे। अफीम व नील की खेती का जो है, जो नील की खेती होती थी उसके नील का निर्यात किया जाता था इनके द्वारा। तो हम बात करेंगे प्रथम जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों की बात करेंगे तो अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री पटना में 1620 में लगाई थी। पटना में पहली फैक्ट्री 1620 में लगाते हैं। फिर अंग्रेज यात्री कौन थे? तो ये जॉन मार्शल और पीटर मुंडी ये आते हैं। जो अंग्रेज यात्री थे जॉन मार्शल और पीटर मुंडी, इन्हीं के द्वारा यहाँ पे प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई और पटना में गोल घर का निर्माण 1786 ईस्वी में हुआ। 1786 ईस्वी में गोल घर का निर्माण होता है। और प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट की बात करेंगे चार्ल्स फ्रांसिस और ग्रांड। चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड इनका पूरा नाम है और 1865 ईस्वी में ये प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट बने हैं। और दोस्तों आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्लास अगर पसंद आई हो तो क्लास को एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी मित्रों को और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप बिहार का कोई सा भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी के लिए है। बिहार स्पेशल जो है ये सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप बिहार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।